हिंदी में आपने वर्णमाला क्लियर कर लिया है। और जो लोग नहीं आए थे वो पिछले, आप YouTube पे जाके पिछले सभी वीडियो, सभी मतलब 3 से 4 वीडियो, आप उसे 3 वीडियो है शायद वर्णमाला पे, आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। पुनः हम क्लास में उसे आपको पुनः दे देंगे, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आज जो है वह विराम चिन्हों के भेद पर है और प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आज हम विराम चिन्हों को देखेंगे और इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो? बढ़िया। तो आते हैं टॉपिक पे। याद रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु, अगर हम हिंदी का नाम लें और कामता प्रसाद गुरु का नाम लिए बिना ही चले जाएं तो स्पष्ट होता है कि हम हिंदी के बारे में कुछ नहीं जानते। यानी अगर हिंदी की विशिष्टता हमें देखनी हो, यानी हिंदी का चलन देखना हो, तो हमें कामता प्रसाद गुरु का नाम लेना ही पड़ेगा। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 मानी है। यानी पहला लाइन आपका यही होगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 है। और ये 20 कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अल्प विराम, ध्यान दीजिएगा, पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, चौथा है उप विराम। इसे नोट करिए, चौथा है उप विराम, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, नोट करिए, आश्चर्य चिन्ह। अगला है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, एक ही है, संयोजक चिन्ह, या आप कह सकते हैं सामासिक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। इनको एक ही नाम से कामता प्रसाद गुरु ने पुकारा है, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह को। अगला है कोष्टक, कोष्टक, अगला है कोष्टक, फिर है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अगला है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अगला है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। पाद चिन्ह,
पाद चिन्ह। अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अगला है पाद बिंदु, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, और समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह। ये कुल 20 प्रकार के चिन्हों की वकालत हमारे कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में की है। तो पहला प्रश्न यही बनता है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो आप सीधा कहेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। सुनिएगा एक चीज और, ईमानदारी पूर्वक वे हाथ उठा लें जो चिन्ह आज तक ऐसे लिख रहे थे या अभी भी लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि ये वर्तनी अशुद्धि है बच्चों। ये वर्तनी क्या है? यहां पे चिन्ह होता, चिन्ह जो पूरा होता है वो यहां दिखाई देता है, और जो आधा होता है वो पूरा तरीके से दिखाई देता है। यानी चिन्ह ये सही है। ह बना के उसके नीचे अंदर या न लिखें आप तो वर्तनी शुद्ध होगी। या तो ऐसे लिखें चिन्ह, या तो ऐसे लिखें चिन्ह, ये सही होगा। ये वर्तनी सदैव और सदैव गलत होगी और शुद्धि में आएगी। एक आपको क्लास हम पूरा, कम से कम 2 क्लास आपको वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि पर देंगे। एकदम निश्चिंत रहिएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक भी प्रश्न आपके नोट से बाहर नहीं जाने देंगे, और आपने हमसे वादा किया है कि हम एक भी प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी से गलत नहीं करेंगे। आते हैं टॉपिक पे। अल्प विराम यानी मतलब क्या होता है? अर्ध विराम, पूर्ण विराम और उप विराम। अल्प विराम कामा बोलेंगे। अर्ध विराम जो होता है एक बिंदी और नीचे कामा, एक बिंदी और नीचे कामा। पूर्ण विराम आप जानते हैं खड़ी पाई। उप विराम में 2 बिंदी होती है। कामता प्रसाद गुरु ने इसे संस्कृत के विसर्ग से लिया है, संस्कृत के विसर्ग से लिया है। यानी फिर से मैं कहूंगा ये अल्प विराम है, एक ऊपर बिंदी नीचे कामा अर्ध विराम है। आपको 4 विकल्प देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह है, तो आप स्पष्ट करेंगे। पूर्ण विराम आप देख रहे हैं, उप विराम में 2 बिंदी ऊपर और नीचे 2 बिंदी हैं। और याद रखिएगा आप महत्वपूर्ण चीज कि हिंदी में सबसे अधिक बार प्रयुक्त, हिंदी में सर्वाधिक प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा? सर्वाधिक प्रयुक्त विराम चिन्ह, प्रयुक्त विराम, हिंदी में सर्वाधिक प्रयुक्त विराम चिन्ह। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होता है कि अल्प विराम। हिंदी में सर्वाधिक विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग किया जाता है, आपका आंसर होता है वो कौन सा है? अल्प विराम। प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, बोले हां। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह एक ही है। विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह एक ही है। आप कहते हैं खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। याद रखिएगा निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह डैश है, हाइफन डैश है। यानी निर्देशक चिन्ह याद रखिएगा ये मेरे और आपके अनुसार नहीं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। यानी निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह को वह इस चिन्ह में बांधते हैं। बोले हां, वह इस चिन्ह में बांधते हैं।
कोई दिक्कत? कोष्टक 3 तरीके के होते हैं, आपको पता है। कोष्टक एक तो छोटा, एक होता है मझला और एक होता है बड़ा। नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये जो होता है वो सिंगल कामा में बंद होता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह सिंगल कामा में बंद होता है। इतने बातें क्लियर हो गई। जो विवरण चिन्ह है, याद रखिएगा, उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 करने के बाद आप ऐसे कर देते हैं ना, बोले हाँ, ऐसे करते ना प्रश्न नंबर 1 ऐसे, इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह डबल कामा में, यानी ऐसे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो? अगले पे आते हैं, लाघव चिन्ह। देखिएगा, बगधा जीरो नहीं। जैसे आपसे कोई कहे बाबू कुमारी, तो कु लिख के ऐसे लिख देते हो ना, तो आपने इसको छोटा बना दिया ना। जैसे किसी ने कहा डॉक्टर लिखिए, तो आपने ऐसे लिख दिया। तो ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह। बात समझ में आ गई है सबको? बढ़िया। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। हाँ, वो बच्चा ये कहना चाहता था कि जीरो के समान। क्लियर ना? हाँ। लोप चिन्ह, यानी 1 2 3 4 5, हाँ रख ला, वही से दोस्ती क्लियर हो। अब हमको देखो, हटाओ हाथ वहां से। अब हमको देखो, अब देखना वो लोप चिन्ह। लोप चिन्ह आप ऐसे कहते हो ना, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। क्लियर? यानी ये जो डॉट 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 है, यही क्या है बाबू? लोप चिन्ह है। बात समझ में आई? लोप चिन्ह है, लोप चिन्ह है। अगला देखिएगा, पाद चिन्ह। सुनिएगा, जैसे हम आपसे कहते हैं कि जहां विराम चिन्हों का भेद लिखे हैं वहीं अंडरलाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अंडरलाइन कर दीजिए। उसी को कहते हैं पाद चिन्ह, यानी अंडरलाइन। अब यहां देखना, इस कोष्टक बना के हमने इसको बीच में लिखा है, हुकारी भरना। अब ये वाला चिन्ह और ये वाले चिन्ह में बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गए तो। जैसे मैं आपसे ऐसे कहूं, सुनना, भाई बहन, भाई बहन, तो कंफर्म भाई बहन के बीच में लगता है ना। और ये द्वंद्व समास है, कहते हो भाई और बहन, यानी और या का लोप भी देता है, द्वंद्व समास। यही कारण है इसको हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि बीच में लगता है। और मैं कहता भाई बहन को अंडरलाइन कर लेना, तो नीचे अंडरलाइन चलती है ना। तो देखो, कोष्टक बना के मैंने नीचे कर दिया इसको कोष्टक में। क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं आप? पाद चिन्ह। बाबू ये देखिएगा, ये है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। बहुत बढ़िया, 2 का देता है मात्रा का। क्लियर? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। सुनिएगा, पाद बिंदु। पाद बिंदु, जैसे आप कहते हैं आजमगढ़, तो आजमगढ़, तो आप यहीं पे जो के नीचे लगा देते हैं ना, पाद बिंदु है। बोलो हाँ। क्लियर हो यहां तक? संतुष्ट हो यहां तक? सबसे पूछ रहे हैं, कितनी गलतियां हिंदी में करोगे? एक भी नहीं। आते अगले पे, हंस पद। इसी हंस पद को बच्चों त्रुटिपरक चिन्ह भी कहते हैं। कौन सा चिन्ह? त्रुटिपरक चिन्ह। त्रुटिपरक चिन्ह कहते हैं। सुनना कैसे कहते हैं? सुनना, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो ले याद आ गया, अरे गड़बड़ लिख दिया, अभी तो बाजार लिखना चाहिए था। तो हम ऊपर क्या करते हैं? बाजार लिख के निचवा इसे बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? अपने त्रुटि को ठीक करते कि नहीं करते? और ये जो चिन्ह कहलाता है, इसी को हम हंस पद कहते हैं या त्रुटि परक चिन्ह कहते हैं। यानी हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह कैसा बनता है? ऐसे बनता है। बनता कि नहीं बनता? ऊपर कुछ भी लिख दीजिए, ऐसे बना देंगे तो आप बहुत सही हो जाते हैं, आपका वाक्य सही हो जाता है, क्योंकि आपने चिन्ह बना दिया है। वो चिन्ह हंस पद या त्रुटि परक का। टीका सूचक चिन्ह कुछ भी हो सकता है, प्लस, डबल प्लस, 2, ये संविधान या
ग्रंथों में इसका अगले पेज पे आने के कारण इसका हम प्रयोग करते हैं। तुल्यता सूचक, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, हे भाई सुनो, तो भाई बहन था तो आपने बीच में क्या दे दिया, समासिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या। लेकिन अगर बाबू यहीं पे भाई भ्राता रहता, कह रहता भाई भ्राता, तो कई चिन्ह दे पाते। भाई का मतलब ही तो भ्राता होता है, इसका मतलब यहां पे बराबर का चिन्ह देते। दिन और रात, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए आपसे। दिन और रात तो समासिक चिन्ह दे दिया, लेकिन अगर यही दिन और दिवस होता तो क्या यही चिन्ह सही होता? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, ऐसे चिन्ह दे के दे दिया, कहना तुम गलत हो, क्योंकि दिन का मतलब ही दिवस होता है, अतः तुम्हारे बीच में समासिक चिन्ह नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह आना चाहिए था, चिन्ह आना चाहिए था। यानी तुल्यता सूचक चिन्ह का क्या होता है, बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो सब लोग? लास्ट है समाप्ति सूचक चिन्ह। ये तो बहुत तेज बनाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, लिखने कुछ ना रहता है तो का हाली से बना के छुट्टी करना रहता है, बना के छुट्टी कर कि अब बस सब कह आगे कुछ ना हमरे आता है, और अगर आपको आता है तो जोड़ के नंबर दे दीजिएगा। तो इंसानों से ना, कंप्यूटर से तो नहीं, कंप्यूटर तो बहुत पॉइंट में झेल ले जाएगा आपको ना, वो क्या जानता है कि आप किस लिंक से हैं, आप क्या हैं, कुछ क्या, कुछ नहीं, वो तो 4 विकल्पों में एक विकल्प चेक करता। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? आपके नोट्स पे भी आ गया? आ गया? तो क्या हम लोग आज विराम चिन्हों पर कुछ क्वेश्चन लगाएं? चलिए हम विराम चिन्हों पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, हम विराम चिन्हों पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, मैं कृष्ण के, पहला क्वेश्चन है आपका, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, परंतु वह नहीं मिला, परंतु वह नहीं मिला। क्लियर है? अब सुनिएगा बाबू, अब इस प्रश्न के साथ कह रहा, ध्यान दीजिएगा, अभी एकदम नहीं, बात एकदम नहीं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह इस वाक्य में प्रयुक्त होगा? निम्नलिखित, अभी कोई जवाब नहीं देगा, खाना खा के ना आना है, एकदम नहीं, केवल और केवल आते समय केवल एक गिलास गर्म पानी, बस, चाय भी मत पीजिए। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपसे पूछा, कहता हाँ तू मरा तो हम सता हम मरी, अगर दोनों मर लिए बाबू इस दिसंबर तक, तो फाइनल, दोनों को मरना होगा, या आइएगा बोर्ड पे। और एक बात और बता दें कि इस पढ़ाई में बाबू जब व्यावसायिकता तो छोड़ दीजिए, क्लियर? आइए, केवल हमसे आपका काम है, आपको हमसे लेना है कुछ चीजें। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, 4 विकल्प दिया हुआ है, हमसे पूछा आप बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग हम करें। तो सुन लीजिएगा, कंफर्म है ये चिन्ह तो ना उद्धरण वाले नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं, नहीं होगा बाबू। ये उप विराम है, नहीं होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह तो कहीं इसमें प्रश्न नहीं है, नहीं होगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा
थोड़ा सा रुके, परंतु वह नहीं मिला, परंतु वह नहीं मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगले प्रश्न पे आते हैं बाबू, आपको लेके अगले प्रश्न पे आते हैं। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। कबीर वाणी के डिटेक्टर, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। कोई बोलेगा नहीं? कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। सुनिएगा, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति सुपुन, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और साथ ही टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? कोई बोलेगा नहीं? हेलो, हाँ बोले, हाँ नमस्ते, वो बताएं। हाँ बोले। तो अब क्लास से बाहर निकलते तुरंत आपको कॉल करते, जरूर रहेंगे। ठीक ठीक, एकदम एकदम कॉल करेंगे। ओके। कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? सही सही बोलना। किस चिन्ह में हमने आपको ऐसे सिखाया है कि सिंगल कामा में, कॉपी में देखना है कि नहीं, प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया? हम सीधा कहेंगे कौने में बाबू? कौने में? अवतरण। अवतरण या याद रखना बाबू, यहां अवतरण नहीं किया जा रहा है, यहां उद्धरण, किसी का नाम लेकर किसी के बारे में बताया जा रहा। अतः यहां जो सही आंसर होगा वह उद्धरण, इसीलिए अवतरण से आपको दिक्कत में डाला। अवतरण का मतलब ही अलग होता है और उद्धरण का मतलब अलग होता है, इसे हम कल के क्लास में स्पष्ट करेंगे। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो किसी के बारे में बताए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कबीर के बारे में बताया जा रहा है कि कबीर जो थे वह वाणी के क्या थे? डिटेक्टर थे, यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। क्लियर हो? अगला प्रश्न लेंगे। आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें किस विराम चिन्ह का, इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? कोई बताएगा? बहुत जहां दो से अधिक वाक्य आए और उनके बीच में कहीं भी संयोजक ना हो तो वहां पर हम सदैव अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यानी आनंद घर आया, यहां तो प्रयोग पहले ही कर दिया था मैंने, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। चूंकि यहां पे बाबू देखिएगा संयोजक प्रयोग है, और का प्रयोग है ना, तो यहां पे नहीं करना है। लेकिन यहां पे कहेंगे ना आनंद घर आया, थोड़ा सा आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ऐसे थोड़ी बोलना होता है।
आप कहते हैं आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो चूंकि यहां पे संयोजक है अतः यहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहां पर संयोजक नहीं है और दो वाक्य आपस में क्या हो रहे हैं, जुट रहे हैं, अतः यहां पर क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। और हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला जो विराम चिन्ह है वो कौन सा आपका है, अल्प विराम चिन्ह ही है। हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह आपका अल्प विराम चिन्ह। अगले प्रश्न पे आते हैं, आपके अगले प्रश्न पे। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य, वाक्य के तीन प्रकार हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य कन्फर्म है, एक कर्ता और एक क्रिया। संयुक्त वाक्य एक से अधिक बाबू कर्ता और क्रिया। और मिश्रित वाक्य जब क्या हो, जब कोई किसी पर आश्रित हो जाए, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो जाए। हम पढ़ाएंगे वाक्य के भेद इसके बाद। जब हम शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बात बस आज क्लियर कर लीजिए कि मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम उपविराम चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? उपविराम चिन्ह। पूछा गया क्वेश्चन है, उपविराम चिन्ह कहते हैं। उसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? उसे हम उपविराम चिन्ह कहते हैं। उसे हम उपविराम चिन्ह कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ आ गया है ना? बढ़िया, आते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है ऐक्य, दूसरा विकल्प है पैतृक, दूसरा विकल्प है पैतृक, तीसरा विकल्प है स्नेह, और चौथा विकल्प है वैदिक। और चौथा विकल्प है वैदिक। आपसे पूछा निम्नलिखित में से किस में ए स्वर नहीं है? तैयार हो? बढ़िया, तो आते हैं बाबू। ऐक्य, ए और ए उच्चारण स्थान एक ही है, यानी इसमें ए है, इसमें ए है। पैतृक, इसमें भी ए है। स्नेह, इसमें भी ए है। लेकिन वैदिक में क्या ए है? बोलते समय देखें केवल ऐक्य, पै, स्नेह और वैदिक। क्लियर? याद रखिएगा, इसमें ए स्वर
नहीं आ रहा है, लेकिन इन लोगों में ए स्वर क्या है, बैठा हुआ है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें और इसमें आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ से ए ऐक्य है, लेकिन ऐक्य में भी ऐ ही रहता है। अगर ऐक्य को तोड़ें आप तो पै करेंगे तो ऐसे ही ऐ आएगा ना, उसमें अलग करेंगे तब ना ऐसे आएगा, बोलो हाँ। लेकिन वैदिक में कहीं पर भी एक उसका प्रोनाउंसिएशन का यानी कंठतालु का कोई भी योगदान नहीं। और जब तक कंठतालु का योगदान ना हो तब तक हम ए का स्वर नहीं मानते हैं। वैदिक ओट्स जा रहा है, वैदिक, क्लियर। लेकिन ऐक्य, कंठ, ऐक्य, पैतृक, स्नेह, तो कहां जा रहा है, कंठ और तालु पे। और आप जानते हैं ए ऐ का उच्चारण स्थान कहां पे है, कंठ और तालु है। अगला लास्ट प्रश्न आज का, क्वेश्चन देखिएगा, यक्ष चिन्ह किसका है, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। एक्स चिन्ह किसका है? अब देखिएगा 4 विकल्प दे रहा है। स्थान सूचक का है, टीका सूचक का है, समाप्ति सूचक का है कि लोप सूचक का है? नहीं बाबू, ये लोप सूचक है। किसका है ये? लोप है वहां पे। एक्स का मतलब क्या? कुछ नहीं, यानी इसका मतलब ये किस चिन्ह का प्रयोग है? लोप सूचक का। डट भी हो सकता है, बोलो हाँ, लोप सूचक का चिन्ह है, लोप सूचक का चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? लोप सूचक चिन्ह है। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? तो आज आपने क्या समाप्त किया? विराम चिन्हों का भेद। इसे नोट्स बनाइएगा, एक बार बेहतर तरीके से देखिएगा। बात समझ में अगर नहीं आएगी तो दोबारा YouTube पे जाइएगा, फिर वीडियो देखिएगा, फिर समझिएगा। फिर नहीं समझ में आती है तो इस क्लास में आके आप क्वेश्चन करिएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।